Good afternoon, everyone. Let's begin with the concept of human rights. So, human rights are those set of rights that any human acquire, inherit, or possess simply by virtue of being a human. So, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि these rights they are inseparable from human existence. That you acquire them simply because you are born a human, and then they are universal. There are no restriction, no criteria, no technical barriers, and then the applicability that they are applicable to everyone. So here the question of cultural relativism is not there, because some cultures they have their own restrictions, they have their own customs, and sometimes they come in conflict with the idea universality and applicability of human rights. So even in that case, here the principle of universalism applies to them. सो अल्टीमेटली ये वैसे सबसे सिंपल कंसेप्ट है, ह्यूमन राइट्स एंड थिंग that they are there just because you are a human. So the idea of naturality is there. They are natural rights. और फिर इसी में we talk about the evolution of this particular concept. So जैसे यहाँ पे ये बताया कि they trace the origin from the natural rights theory. So natural rights theory जिसमें जो classical thinkers हैं like John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, all of them they provided the philosophical foundation for natural rights, the existence of natural rights, कि कुछ rights जो हैं वो inalienable है, inseparable है from the existence. फिर उस टाइम तक ये जो आइडिया था पर्टिकुलर नेचुरल राइट्स का, सो इट वाज गुड इन लेटर बट रेयर इन स्पिरिट. मतलब लोग बाग भी ज़्यादा पढ़ना लिखना जानते नहीं थे उस वक्त. एनलाइटनमेंट जो है इट जस्ट ब्रॉट लिटरेसी टू द मासेस, लेकिन फिर भी पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ इट. और इवन इफ दे वर, जो पावर जो है इट वाज स्टिल कॉन्सेंट्रेटेड इन द सर्कल्स ऑफ एलिट्स. लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद by the catastrophic events, the catastrophic or disastrous consequences of this war, अब ये ज़रूरत सामने आने लग गई कि ह्यूमन राइट्स जो हैं they should be universally accepted. Now we are in a civilization stage, we are not in the barbarian time. मतलब we are not here to kill each other and that too in that brutal way जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ था, कि जिसमें सिविलियन पॉपुलेशन जो है उनको भी नहीं बख्शा गया था. वैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर ये जो बाउंड्री है बिटवीन द मिलिट्री टारगेट एंड सिविल टारगेट, वो लाइन ब्लर हो चुकी है. ये आप यही जो है जो गाजा में जो वॉर चल रहा है, फिर इसराइल ईरान के बीच में जो वॉर, एंड फिर रशिया यूक्रेन के अंदर. सो इन सब में जो पिछले 2-3 साल में जो दिख रहा है दैट अब सिविलियन या फिर जो मिलिट्री जो टारगेट जो है दे डू नॉट मैटर. अब सिर्फ वो बॉम्बिंग है. सो ये जो एरियल बॉम्बिंग है, जो अब ड्रोन बॉम्बिंग हो गया, वो शुरू ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ था. खैर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स. कि अब जो है सामने आने लग गया कि नो द consequences ऑफ अनचेक पावर कैन बी ब्रूटल. फिर उसके बाद यू माइट हैव हर्ड अबाउट न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स. सो ये ट्रायल जो होलोकास्ट के बाद जो ये ट्रायल हुई थी, और इस ट्रायल में जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या फिर उनके परपिट्रेटर्स हैं, सो दिस ट्रायल वाज अ मेथड ऑफ डैमेज कंट्रोल एंड ब्रिंगिंग ऑल दोज कल्प्रिट टू द जस्टिस. सो न्यूरेमबर्ग ट्रायल में ये समझ में आ गया था कि नाउ स्टेट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री पर्सन, सिविल पर्सनल, कोई भी बख्शा नहीं जा सकता. जो होलोकास्ट है जिसके लिए स्पेशली ये न्यूरेमबर्ग ट्रायल थी, सो वहां पे ये चीज समझ में आ गई कि एवरीवन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. बिकॉज ये अब जो है सिर्फ एक मिलिट्री अरीना नहीं रहा है. अब जो वॉर के जो प्रोपेगेंडा है या वॉर की जो आउटरीच है वो काफी बढ़ गई है. एंड नाउ इट इज penetrating every other aspect of society. Now, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा कोई युद्ध दूसरी बार ना हो, इसलिए यूनाइटेड नेशंस वाज क्रिएटेड. जिस तरह से
लीग ऑफ नेशंस क्रिएट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। सो यहाँ भी जो कोर आइडियाज जो थे, टू अपहोल्ड पीस, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, सो यहाँ भी एक और जो एंटाइटलमेंट जो है वो इसको मिल गया था कि अब जो है इस टोटल जो पीस डिस्कोर्स है उसमें इंडिविजुअल्स जो है दे कम टू द फोर फ्रंट। नाउ आज के टाइम में ये आइडिया जो है वो वी माइट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि आज के टाइम में हर जगह पे इंडिविजुअलिटी है। लेकिन यही अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके पहले जो मिडिवल एजेस हैं, एनलाइटनमेंट के पहले, उनकी बात करें, सो उन सब में इंडिविजुअल जो है वो कहीं भी दूर दूर तक किसी भी डिस्कोर्स में नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, फिलोसॉफिकल हो, पॉलिटिकल हो। हर जगह पे इट वाज अबाउट द रूलर्स, अबाउट द प्रॉपर्टी, अबाउट द वेसल्स, अबाउट द फ्यूडल लॉर्ड्स, अबाउट द एरिस्टोक्रेट्स, द किंग्स, मोनार्क्स, इन सब के बारे में। इंडिविजुअल जो है वो कहीं भी पिक्चर में नहीं है। इवन आप भी जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, तो आपको समझ में आ गया कि उन सब में रूलर्स के बारे में बहुत कुछ है। और वी आर इन फैक्ट एंशियंट और मिडिवल दोनों हिस्ट्री में वी आर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ रूलर्स, वी आर स्टडिंग अबाउट देयर लाइफ। पर्टिकुलरली इंडिविजुअल कैसे थे उनकी कोई हिस्ट्री है नहीं। सो यहाँ पे Second World War and the establishment of United Nations provided that much needed turn to the inculcation, integration of individual discourse in all aspect of individual life. So उसी में फिर यूनाइटेड नेशन ने 1948 के अंदर यूनाइटेड जनरल असेंबली इट अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये जो राइट्स हैं ह्यूमन राइट्स, दे विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर। सो टोटल 30 फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम जो है वो चूज किए गए, विच आर एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमंस रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर टेक्निकल बैरियर, जिसमें सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, यानी जो मैं बार बार कह रहा हूँ एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ वो यहाँ पे। कि अब जो राइट्स जो हैं, द डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मीन्स द कन्वर्सेशन, द डिस्कशन, द टॉक्स ऑन ह्यूमन राइट्स, it has moved from the rulers to the individual। और यहीं से फिर ह्यूमन राइट्स जो है they started gaining their universal applicability। फिर आता है द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो यहाँ पे द यूडीएचआर विच मीन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सो ये कह सकते हैं वो 30 यूनिवर्सल फंडामेंटल राइट्स प्लस ये दो बाइंडिंग ट्रीटीज, फर्स्ट International Covenant on Civil and Political Rights and then International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights। So अगर आप समझना चाहें तो ये जो है बाइंडिंग राइट्स हैं इन द सिविल एंड पॉलिटिकल स्पेयर, और सेकंड जो है इट इज इन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल स्पेयर। एंड one thing that separate these two covenant, these two treaties from the UDHR is that they are binding, whereas UDHR is not binding, it's not legally binding। So यहाँ पे जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दे केम टू इनटू फोर्स इन 1976, और जितने भी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो इससे पहले राइट्स वाले में आपको समझाया था कि जैसे पॉलिटिकल राइट्स मीन्स पार्टिसिपेशन होता है, सिविल राइट मीन्स दोज राइट्स विच आर नेसेसरी फॉर human existence and dignified existence, such as freedom of speech, freedom of religion, freedom of movement, freedom of occupation, freedom of life, ये सब। सो वो सब सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स हैं, सच एज पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, फिर इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं लाइक हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, वर्क, हाउसिंग, वो सब। देन कल्चरल पार्टिसिपेशन, ये सब जो राइट्स हैं ये सेकेंड ट्रीटीज़ के अंदर। और फिर ये जो है जो ट्रीटीज़ हैं दे आर बाइंडिंग अपॉन द सिग्नेटरीज, यानी जो भी कंट्रीज जो है इन कोवेनेंट को साइन करेंगे, उनके सिग्नेटरी बनेंगे, देन वो फिर उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग दे आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट the various aspect, the various provisions of these treaties। so कुल मिला के यहाँ पे ये तीनों मिलके UDHR, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये तीनों मिलके ये बनाते हैं
इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो इसके साथ ही 1976 या 1980s तक ह्यूमन राइट्स को एक और थ्रॉटल, एक और पुश मिला। फिर सिंस द 1960s ऑनवर्ड, या कह सकते हैं बाय अराउंड 1970s, जो ह्यूमन राइट्स जो थे दे गॉट द ग्लोबलाइज ह्यू। क्योंकि फर्स्ट जो आपको बताया कि देयर इज अ चेंज इन डिस्कोर्स, ठीक है, फ्रॉम एलिट्स टू द इंडिविजुअल। फिर देयर इज अ रिकग्नाइज एंड विजिबल शिफ्ट इन द इंडिविजुअल पावर। नाउ इससे पहले अगर देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो वहां पे इंडिविजुअल कहीं नजर नहीं आते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट वॉज ऑल अबाउट मोनाक्स, feudal lords, dictators, rulers, elites and aristocrats. सो उस वक्त इंडिविजुअल को राइट्स थे ही नहीं। इवन दो जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं, द पीरियड ऑफ रेनेसा है, दे ब्रॉट मच नीडेड दिस focus, this halo on people और सेंटर टुवर्ड्स इंडिविजुअल। येट उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक वो चीज़ें नहीं हुई। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जब शुरू हुई, जो ह्यूमन राइट का कंसेप्ट है, डिस्कोर्स शुरू हुआ यूनाइटेड नेशंस के अंदर, फिर इंटरनेशनल बिल ऑफ ये ह्यूमन राइट्स हैं, उसके बाद भी जो असली जो मूवमेंट है, जो असली ब्रेक थ्रू है, इट केम इन द 1970s। फर्स्ट जो अभी आपको बताया, ये दोनों बाइंडिंग ट्रीटीज हैं, और उसके साथ ही 1970s तक अब उनमें जो ह्यूमन राइट्स जो है, ये और नए नए प्लेटफॉर्म या नई नई डिमांड्स जो है उनको भी इंटीग्रेट करने लग गया। लाइक जैसे इसकी बात करें, द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। नाउ ये जो है, वैसे ये 2007 में ये ट्रीटी लागू हुई, लेकिन फिर भी यही अगर आप 1939 की बात करें, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, व्हेन हिटलर इन्वेडेड पोलैंड, सो उस वक्त की बात करें तो उसमें आप चाहे वहाँ के न्यूज़पेपर देख लीजिए, उस वक्त की डॉक्यूमेंट्रीज देख लीजिए, उस वक्त के मेमोयर्स, उस वक्त की गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, उस वक्त के थिंकर्स स्टोरीज, या कुछ भी, कोई भी वहाँ उस वक्त का आप एविडेंस ले लीजिए, एंड नन ऑफ देम हैव एनी आइडिया दैट इंडिजिनस पीपल इवन एग्जिस्ट। और जिनको पता था, लाइक जो एमिनेंट सर्कल में थे, द वेल रेड पीपल, फिर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट थे, अब या फिर जो रिसर्च स्कॉलर्स थे, अब उनमें भी ये जो है इंडिजिनस पीपल, दे वर नथिंग मोर देन द circle, the people who lies at the circumference with the exotic attributes, exotic cultures, etc. ये चीज जो है, ये जो चेंज है कि उनके अब तक जो डिस्कोर्स में लोग है ही नहीं, राइट्स के डिस्कोर्स में जो लोग नहीं थे, अब उनके बारे में बात शुरू हुई। सो फर्स्ट स्टार्टेड विद द वीमन, कि द वीमन दे स्टार्टेड having started attracting the talk on equality. They started garnering their much needed mobilization, जैसे जो फेमिनिज्म मूवमेंट है और उसकी जितनी भी वेव्स हैं। फिर वीमन के बाद द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, अब चिल्ड्रन के ऊपर भी ये बातें होने लगी, उनको भी अधिकार मिलने लग गए। फिर उसके बाद द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज, जितने भी डिजेबल पीपल हैं, हैंडीकैप पीपल कह सकते हैं, फिजिकली एंड मेंटली डिजेबल पीपल हैं, उनके बारे में भी शुरू हुई। और फिर बात इंडिजिनस पीपल, और थोड़े टाइम में जो और जितने भी जो लेफ्ट ओवर पीपल है, लाइक जैसे LGBTQ है, उनको कह सकते हैं, क्लाइमेट रेफ्यूजीज हैं, उनको कह सकते हैं, फिर जो परसिक्यूटेड पॉपुलेशन है, द फोर्थ एमिग्रेंट्स हैं, सो उनके बारे में भी ये डिस्कोर्स शुरू हो जाएगा। सो ये कह सकते हैं कि जो द होल discourse, the whole conversation, the whole talk on human rights is started with the core. Then it started addressing the people on the fringes, people on the fringes, people on the margins. So ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं, these are the people on fringes or margins. So उनकी भी voices जो हैं अब इंक्लूड होने लग गई, और इसी के साथ जो ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट है, ये और ब्रॉड और इंक्लूसिव होने लग गया। फिर most of the students of political science, they have an idea about what
कोल्ड वॉर इज। सो मैं एक आइडिया दे देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फ्रेशर्स भी हो सकते हैं। सो कोल्ड वॉर में ये है, जब 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुआ। एंड नाउ आप लोगों को पता है किस तरह से एंड हुआ, कि व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड 2 atom bombs on 2 Japanese cities, हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये सबको पता है। नाउ अब ये है कि यूनाइटेड नेशंस जो है, इट स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, द बिल्डिंग ऑफ दीज एटम बॉम्ब्स वे इन एडवांस। मैनहट्टन प्रोजेक्ट है। सो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में यूनाइटेड नेशन वांटेड टू गेट एन अपर हैंड। नाउ ये है कि वॉर जब भी शुरू होता है, तो खैर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, हम एक उसमें एक ब्रूटल सागा जो है, विच काइंड ऑफ अ सेंट्रल नैरेटिव जो हमें बार बार दिखाया जाता है, विच इज इट वाज अबाउट हिटलर एंड हिज एम्बिशियस एक्सपेंशनिज्म, कि हिटलर को पूरी दुनिया में या राज करना था, और उसके लिए दिस fascism, it took an ugly turn, and ultimately it led to a war, a world war, and the extermination of around 6 million people. खैर ये एक सेंट्रल नैरेटिव है। उसके अलावा जो है, ये वॉर जब भी होता है, एंड व्हेन द सेंट्रल पावर मीन्स द पावरफुल नेशंस दे बिकम पार्ट ऑफ इट, वो तभी होता है when there is an element of ideology in it. Now let me be very clear. जब भी एक वॉर शुरू होता है, उस वॉर के अंदर खर्चा बहुत होता है। खर्चा ऐसे, ये समझ लीजिए कि आज अगर वॉर शुरू हो, वर्ल्ड वॉर, तो अगर इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करें, तो बाय द एंड ऑफ द वॉर इंडिया विल बी 50 years बैक इन टाइम। मतलब भारत 50 साल पीछे चला जाएगा। इतना डेवस्टेटिंग कंसिक्वेंस होता है। सो कोई भी पार्ट इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता है। नाउ इट्स अ गेम ऑफ प्रॉफिट। ह्यूमैनिटी, द ह्यूमन कैलकुलेशन इज अबाउट प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट जो मोनेटरी प्रॉफिट नहीं, द प्रॉफिट मीन्स अपर हैंड भी हो सकता है, प्रॉफिट मीन्स सम बेनिफिट हो सकता है, प्रॉफिट मीन्स हिगेमनी हो सकता है, कुछ भी, कुछ पॉजिटिव बेनिफिट, कुछ रिजल्ट, रिजल्ट इन देयर ओन फेवर। तो यहाँ पे जो आइडियोलॉजी का एलिमेंट है बिटवीन यूएसए एंड अदर कंट्रीज, सो अदर कंट्रीज में यूएसए एंड कम्युनिस्ट, अब इन दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल वॉर। वो आइडियोलॉजिकल वॉर इसलिए, यूएसए इट सपोर्ट्स कैपिटलिज्म, एंड कैपिटलिज्म विच इज द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटल मूवमेंट, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी, ये सब। और उसी के ऑपोजिट में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी देखते हैं, सो विच इज अबाउट स्टेट कंट्रोल, विच इज अबाउट कंट्रोल in the way things are produced, control in the way information is shared, and a planned economy, not a market driven economy, but an economy in which state can intervene. So यहाँ पे ये दोनों चीजें जो हैं, ये they come at loggerheads. Loggerheads means they lock horn among themselves. होता ऐसे है कि कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, ये दोनों चीजें हैं, और कैपिटलिज्म रिप्रेजेंटेड बाय यूएसए, कम्युनिज्म रिप्रेजेंटेड बाय यूएसएसआर। अब ये जो दोनों है कंट्रीज जो है, दे वर्क अराउंड विद डिफरेंट आइडियोलॉजी, स्पेशली रिलेटेड टू मनी, क्योंकि आखिर में पैसे को लेकर ही वो होती है। पैसे यहाँ पे इट रिप्रेजेंट रिसोर्सेज। सो कैपिटलिज्म इट सेज कि जो इकोनॉमी है इट विल बी मार्केट ड्रिवन। Market driven means economy works on the principle of supply and demand. Whereas communism, it says कि market जो है it will be state controlled.
स्टेट कंट्रोल मीन्स गवर्नमेंट जो है वो मार्केट कंट्रोल करेगी कि कितने रिसोर्सेज हैं, कहाँ यूटिलाइज होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, ये सब। अब यहाँ पे दोनों ही जो है वो ऑपोजिट पोल्स में हैं। एक स्पेक्ट्रम लें तो उसके वन एंड पे कैपिटलिज्म है, सेकेंड एंड पे कम्युनिज्म, एंड both these countries they are trying to expand themselves, expand their base. So यहाँ पे यही एक्सपेंशनिज्म जो है दोनों का, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, ये वो आइडियोलॉजी है दैट स्टार्टेड द कोल्ड वॉर। कि यूएसए इट वांटेड दैट अपर हैंड, it wanted to stop communism from spreading and instead be replaced with the capitalism, with the market driven economy. So यही इसी अपर हैंड के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ था। फिर उसमें ये भी है कि यूएसए जो है ये पहले ही वॉर में नहीं था। यूएसए वाज ब्रॉट इनटू वॉर बिकॉज ऑफ द पर्ल हार्बर इंसिडेंट। पर्ल हार्बर इंसिडेंट। सो पर्ल हार्बर में जैसे ये वर्ल्ड मैप है ना, आपको इसको ग्लोब की तरह देखें, उसी ग्लोब को अगर एकदम 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन को अगर 2 डायमेंशन एक बोर्ड पे रखा जाए तो वो किस तरह से होगा ना। आप जानते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये अगर इसको वापस फोल्ड करेंगे तो ये दोनों हिस्से जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और यही वो डिफरेंट पोल्स हैं। ये कह सकते हैं सॉरी, दिस वन इज द फार वेस्ट एंड दिस वन इज द फार ईस्ट, जो हमें रिप्रेजेंटेशन के लिए। बाकी हम जानते हैं कि वर्ल्ड जो है एक है ना ऑब्लाइट स्पेरॉइड है, एक सर्कुलर शेप में है। सो अब यहाँ पे ये दोनों जगह जो है ये है पैसिफिक। अब इस पैसिफिक के इस एंड पे, जैसे मैप आपने देखा होगा, यहाँ पे है यूएसए, और इस जगह पे यहाँ पे है जापान और बहुत सारे आइलैंड्स। सो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान भी जो एक एक्सपेंशनिस्ट पावर था, तो यू जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर बेस पे अटैक किया। सो इसी की वजह से यूएसए को आना पड़ा। नाउ यूएसए आया और उस वक्त तक जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है जिसमें एटॉमिक बॉम्ब है, सो इट वाज समहाउ प्रिपेयर्ड। डिटेल्स में नहीं जाते हैं, बस ये है कि जो एटम बॉम्ब जो है वो तैयार तो हो गए थे, वेपन्स जो है वो रेडी थे, बट उनका डिप्लॉयमेंट टेस्ट जरूरी था कि दे वो नो इफ दे आर लीथल, इफ दे आर पावरफुल डेटरेंट। डेटरेंट मींस अ वेपन जिसकी वजह से सामने वाला डर सके। तो यूएसए ने वही जो है पर्ल हार्बर के रिस्पॉन्स में जापान पे वो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो उनसे अटैक किया, और उसी के साथ जो है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो खत्म हो गया। एंड नाउ अब बाकी ये है, जब आप और हिस्ट्री देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि 1945 तक वैसे भी जो वर्ल्ड वॉर जो है, इवन जुलाई तक भी वर्ल्ड वॉर ऑटोमेटिकली खत्म हो गया था, और जापान भी जो है वो सरेंडर करने वाला था। बट खैर डेप्थ में नहीं जाते। सो उसी के बाद जो है एटॉमिक बॉम्ब के बाद ही द डेटरेंट जो है वो द डेटरेंट वाज एस्टैब्लिश, और उसी की वजह से कोल्ड वॉर शुरू हुआ। कोल्ड वॉर की ये आइडियोलॉजी, और फिर कोल्ड वॉर में जानते हैं कि दो आइडियोलॉजिकल जो हेड्स है, इफ दे हैव लॉक्ड देमसेल्फ, सो फिर जो उन दोनों के बीच में जो है एक रेस शुरू हुई, द रेस टू अक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और उसी के लिए जो है कोल्ड वॉर फेमस है। Then the end of Cold War is marked by two events. First, the 1989 fall of the Berlin Wall, and then the disintegration of former Soviet Union in 1991. फिर उसके साथ ही जो ये कोल्ड वॉर जो है ये खत्म हो गया ना। अब हमारे चैप्टर पे आते हैं। सो जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, then human rights also became a central part of international discourse. यानी अब और जो है जो ह्यूमन राइट्स को एक नया लेवरेज मिल गया है। सो क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वॉर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि सेकंड जो चीज जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि कोल्ड वॉर के टाइम में जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो बहुत बढ़ गए थे। न्यूक्लियर वेपन्स 1945 तक कन्वेंशनल वेपन्स थे, ट्रेडिशनल वेपन्स, लेकिन खत्म होते होते तक एटॉमिक बॉम्ब्स आ गए।
उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स जो है, ये न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है, वो दे स्टार्टेड पाइलिंग अप। और एक टाइम पे तो सिचुएशन आई थी जिसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। सो वो सिचुएशन तो ऐसी थी कि, है ना, द वर्ल्ड वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। क्योंकि उस टाइम तक अमेरिका के पास भी अराउंड 10,000 न्यूक्लियर वॉर हेड्स थे। यूएसएसआर के पास भी अराउंड 9,000 10,000 न्यूक्लियर वॉर हेड्स थे। सो ऐसा लग रहा था कि अगर ये दोनों लड़ जाते हैं तो फिर वो चीज जो है वो बिगड़ जाएगी। खैर, तो फिर यही है कि वही मेन कारण है कि, है ना, सिर्फ इंटरनेशनल पावर्स जो है वही मैटर नहीं करते। मतलब जो ह्यूमैनिटी जो है वो भी मैटर करती है, इंडिविजुअली मैटर करते हैं। दो देश जो है वो अपने आइडियोलॉजिकल रीजन के कारण अगर वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और उसके साथ ही पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है, तो फिर, है ना, बाकी सब जग मारने का मतलब क्या है? मतलब यही चीज आज भी है। मतलब आज भी न्यूक्लियर वेपन्स उतना ही है ना। 6,000 अराउंड रशिया के पास है, 6,500 जो है वो यूएसए के पास है, रशिया एंड यूएस। सो आज भी वही चीज है ना। अगर खत्म करना चाहें तो उन सब की भी जरूरत नहीं। ये कह सकते हैं कि इवन इंडिया के पास भी 150 160 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए वही काफी है। सो जो डिस्कोर्स जो है, जिसको एक नया पुश जो यहाँ पे मिला, वो ये है कि, है ना, अब अगर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करें तो फिर वो हर कोई जो है वो उन पे ला सकता है। इसलिए ये चीज यहीं पे खत्म ना हो। ठीक है, वो जो जो स्टेरिंग कॉन्टेस्ट जो है, ये इट शुड एंड नाउ एंड इंस्टेड वी मस्ट बिल्ड अवर कैपेबिलिटीज। वी मस्ट लुक द अदर वे एंड वी शुड ट्राई टू ब्रिंग ह्यूमैनिटी, यू शुड ट्राई टू ब्रेक ह्यूमैनिटी टू द न्यू लेवल्स। सो यहाँ पे जो चीज शुरू हुई, फर्स्ट जो ट्रेडिशनल जस्टिस मैकेनिज्म जो है, क्योंकि पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम में जब बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इंडिपेंडेंट हुई, तो फिर उनमें जो जस्टिस मैकेनिज्म जो है उनको भी नया पुश मिला। आइडिया ये है कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, बट उसके साथ जो जस्टिस मैकेनिज्म जो है वो भी एक एक सेंट्रल की पार्ट है। आई वांट टू एक्सप्लेन इट इन अनदर वे। लेट्स से दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, ये दो लोग हैं। अब ये दोनों ही जो है, दे आर वेयरिंग वेयरिंग दैट ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन बॉम्ब वेस्ट, दोनों ही बॉम्ब पहन के आए। अब मतलब जो आइडिया जो है यहाँ पे ह्यूमन बॉम्ब का, डेटरेंस, कि दूसरे को डरा के, उसको कॉर्नर करके, उसको प्रेशराइज करके अपनी टर्म्स बनवा ले। लेकिन दोनों ही जो है, अब दोनों ही इक्वली पावरफुल है। अब ऐसे में सोल्यूशन निकल नहीं सकता। सो जो बीच का रास्ता जो है, जो मिडिल वे, जो वर्क अराउंड, वो फिर कोई जस्टिस मैकेनिज्म, ट्रांजिशनल जस्टिस मैकेनिज्म, सॉरी मैं अभी तक ट्रेडिशनल बोल रहा था, द ट्रांजिशनल जस्टिस मैकेनिज्म, कि विदाउट डेटरेंस हमें जो है कोई वर्क अराउंड, कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई म्यूचुअल ग्राउंड ढूंढना होगा जिसमें जो जस्टिस या उसके जितने भी एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए हम रास्ता निकाल सके। फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश टू प्रोसिक्यूट जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि जितने भी एक देश दूसरे देश के खिलाफ जो भी क्राइम्स करता है उसके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल क्रिमिनल कोर्ट है। एंड ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और जो यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये दोनों अलग अलग है। फिर इसी के साथ ही ह्यूमन राइट्स जो है उनको डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, जेंडर जस्टिस, डिजिटल राइट्स, ये जितने भी डायनेमिक पॉइंट्स हैं, सो दैट ह्यूमंस कैन टेक अ ब्रीदर एंड कैन वर्क टुवर्ड्स प्रोग्रेस। जितने भी प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं वो और जुड़ने लग गए, क्योंकि आइडिया समझ में आ गया पोस्ट वॉर, कोल्ड वॉर के बाद जो डेटरेंस जो है नाउ, उस डेटरेंस की एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन है कि वी हैव रीच द थ्रेशोल्ड जो बताया। इफ यू वांट द एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, तभी आप न्यूक्लियर वॉर यूज कीजिए, न्यूक्लियर वॉर हेड यूज कीजिए। अदरवाइज जो न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो अभी
मतलब एक तरह से खत्म ही हो गया कि आप, है ना, किसी किसी भी कंट्री को, यूएसए को, यूएसएसआर को, इंडिया को, पाकिस्तान को, चाइना को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, इन सब को जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसराइल हो गया, नॉर्थ कोरिया, तो इनको अगर आप कहें ये चैलेंज करें न्यूक्लियर वेपन्स के नाम पे, सो यू नो कि वो जो चैलेंज जो है, so that's the ultimate threshold कि एक बार न्यूक्लियर वेपन्स अगर आपने फायर किए तो फिर आप जानते हैं कि देयर इज नो लुकिंग बैक, कोई कोई बचेगा ही नहीं हिसाब देने वाला। फिर बात करते हैं तो थर्ड जनरेशन राइट, कि अब फिलहाल जो मॉडर्न टाइम्स जो हैं, कंटेम्प्रेरी टाइम्स, उनमें कितने चेंजेस हुए। सो अभी आप देख रहे हैं शुरू से, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ जॉन लॉक, द नेचुरल राइट्स थियरी, कि किस किस तरह से एनलाइटनमेंट से लेकर पोस्ट कोल्ड वॉर 1991 तक किस तरह से राइट्स जो है वो उनका इवोल्यूशन हो रहा है। फिर उसके बाद 21st सेंचुरी के अंदर अब कुछ नए चेंजेस आ गए। सो उन सब चेंजेस को क्लब अप करके थर्ड जनरेशन राइट्स कहते हैं। सो ये थर्ड जनरेशन राइट जो है, दे आर कलेक्टिव एंड ग्लोबल। मीन्स फर्स्ट दे एड्रेस द ग्रुप राइट्स, and then those rights are not regional or national in character, they are international, they are global. So आप ये देख लीजिए, जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट है, जो थर्ड जनरेशन राइट है, दे आर द कलेक्टिव ऑफ ग्रुप राइट्स एंड दे आर ग्लोबल इन नेचर। सो फर्स्ट वन इज राइट टू डेवलपमेंट। सो अब जो चीज आने लग गई, क्योंकि फर्स्ट इन सब में वी नो कि जो इंडिविजुअल जो है पूरे ह्यूमन राइट डिस्कोर्स में, धीरे धीरे इंडिविजुअल का जो योगदान है, उसका कंट्रीब्यूशन है, या फिर उसकी जो लाइमलाइट है, वो बढ़ती जा रही है। फिर यही इसी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में जब डेटरेंस जो है इट इज प्रूविंग इनइफेक्टिव, तो अब एक नई चीज सामने आने लग गई, स्पेशली आफ्टर द यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ डेवलपमेंट इन 1986। उसके बाद इंडिविजुअल जो है उनके डेवलपमेंट के, उनके सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई, क्योंकि इसमें जो वजह ये है कि अगर सिर्फ रूलर्स, एरिस्टोक्रेट्स, या सिर्फ जो टॉप फैमिलीज जो है, अगर उनके इम्प्रूवमेंट की बात करें या उनके डेवलपमेंट की बात करें, सो वो पोटेंशियल नहीं मिल पाएगा जो बिलियंस ऑफ ह्यूमंस मिलके कर सकते हैं। और ये चीज तो आप खुद समझ सकते हैं, एक जार, एक ड्यूक, एक किंग, एक राजा, हाँ, ये सब मिलके अपने अपने लेवल पे कितना सा डेवलपमेंट करवा पाएंगे, या कितनी चीजों को एड्रेस कर पाएंगे। और यही अगर सारे ह्यूमंस को, सबको अगर ये कैपेबिलिटी दी जाए कि, है ना, वो अपना जो सेल्फ वर्थ है या अपना जो सेल्फ इंप्रूवमेंट जो है उसको बढ़ा सकते हैं अपने लेवल पे। सो इट्स लाइक यू आर गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर देयर निश। सो आज हम देख ही रहे हैं, है ना, आज हम सिर्फ हथियार नहीं बना रहे हैं, सिर्फ पहिए या फिर महल ही नहीं बना रहे हैं। आज जो निश एक्सप्लोरेशन जो है वो इस कदर बढ़ गया है कि सोशल मीडिया पे वो एक अलग स्पेयर है। फिर अगर आप डिसिप्लिन्स की बात करें, सो एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है, फिर जो एंथ्रोपोलॉजी है, पोलिटिकल साइंस है, इसी तरह से सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूपीएससी के सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे डिसिप्लिन, इन्हीं के अंदर सब डिसिप्लिन्स हैं। फिर आप सिर्फ केमिस्ट्री की बात करें तो उसी के अंदर जैसे कह सकते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी वर्क शुरू हो गए, यानी केमिस्ट्री विद बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री विद जियोलॉजी, और केमिस्ट्री विद ओशियन जियोलॉजी, ओशियनोलॉजी, केमिस्ट्री विद जियोमॉर्फोलॉजी। सो इस तरह से जो निश जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और ये चीज इसी कारण हुई, टू गिव पीपल राइट टू डेवलपमेंट। फिर ये है कि जब एक राइट से दूसरा राइट जुड़ा हुआ होता है, जब आप डेवलपमेंट की बात करें, देन यू मस्ट प्रोवाइड द कंडीशन सो दैट पीपल कैन डेवलप देमसेल्फ, द राइट कंडीशन। यानी अगर आपको खुद को एक्सप्लोर करना है, आपने लोगों को अधिकार दिया, लेकिन आसपास का माहौल ही साफ नहीं है, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। यानी जो बेसिक अमेनिटीज का डिस्कोर्स है वो भी चेंज हो रहा है। सो इट्स लाइक द होल फैब्रिक लिफ्ट्स अप। जिस फैब्रिक पे, जिस नॉर्मल पे सोसाइटी लाई कर रही है, वो का वो जो नॉर्मल है
वो बढ़ रहा है, वो फैब्रिक जो है इट हैज बीन एलिवेटेड। तो अब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो साथ के उसके साथ साथ जितने भी अदर उसके पेरिफेरीज पे या उसके एसोसिएटेड राइट्स हैं, उन सबको भी लाना जरूरी हो गया है। तो क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट हो गया, डिजिटल राइट्स के अंदर डिजिटल एक्सक्लूजन, डेटा प्रिवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फिर कह सकते हैं एलजीबीटीक्यू राइट्स के बारे में कह सकते हैं, फिर चिल्ड्रन के राइट के बारे में कह सकते हैं, एनिमल राइट्स के बारे में कह सकते हैं, जो मरीन जो फ्लोरा एंड फौना है उनके राइट्स के बारे में कह सकते हैं। तो धीरे धीरे वो फैब्रिक जो है वो बढ़ता जा रहा है। फिर मूव ऑन टू द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। So, Indian Constitution does not use the term human rights directly, but they are implicit. जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं पार्ट 3 एंड डीपीएसपी पार्ट 4, इन दोनों को देखते हैं। सो जितने भी यूडीएचआर के या फिर इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के, उनके बारे में बात करें, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो जितने भी जो सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जितने भी राइट्स हैं वो सब के सब इंक्लूड किए हुए हैं। सो जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, दे आर प्रोवाइडेड इन द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35, जो यहाँ पे 32 तक दे रखा है, जिसमें डायरेक्टली है राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन एटसेट्रा। और जो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं वो डीपीएसपी के अंदर है। सो ये जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, दे आर जस्टिसिएबल, मीन्स अगर उनका अगर वायलेशन होता है, हनन होता है, देन यू कैन अप्रोच द कोर्ट। बट जो डीपीएसपीज है यानी जो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है, दे आर नॉन जस्टिसिएबल। यानी अगर जो स्टेट जो है, गवर्नमेंट है, इफ इट डज नॉट प्रोवाइड दीज राइट्स, सो आपके पास कोई लीगल रिकोर्स नहीं है। बट जो उसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि ये चीज़ें तो जो है इन सब के प्रोविजन में जो मोनेटरी रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं लगते। और सेकंड चीज है, ये फंडामेंटल, ये पहले जरूरी है। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ये देनी जरूरी है सबसे पहले, और इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा नहीं लगता। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की बात करें, सो यहाँ पे अगर इनको इम्प्लीमेंट करें तो सरकार को जो है पैसे खर्च करना पड़ेंगे, और वैसे सिचुएशन ना हो सकता है कि अभी जो स्टेट बजट जो है, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस या जिस भी तरीके से जो पैसे आते हैं वो उतने नहीं है, तो फिर जो स्टेट को उसके लिए फिर बाउंड नहीं किया जाए। जब स्टेट के पास पैसा आएगा तब स्टेट जो है इनमें से जो भी चीज़ ज़रूरी है, जो भी लोग डिमांड करेंगे उनके हिसाब से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड अल्टीमेटली ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ जो है, ये डीपीएसपी इनफेक्टिव है। फर्स्ट, ये जो पॉलिटिकल क्यूज जो है, लीगल क्यूज, लीगल हिंट या लीगल रिसोर्स जो है वो उसकी तरह काम करता है, पॉलिसी मेकिंग में ये बहुत काम आता है। और सेकंड, जो जुडिशरी जो है वो भी इन सब प्रोविजंस को देख के ही फाइनल डिसीजंस पे आती है। और जो राइट टू लाइफ जो है, इसका भी स्कोप काफ़ी बढ़ाया गया है इन्हीं डीपीएसपी की वजह से। फिर सेकंड जो कंडीशन देखते हैं, द स्पेयर ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म ये भी आता है। जुडिशियल एक्टिविज्म मीन्स जुडिशरी जो है वो प्रोएक्टिव है। तो यहाँ पे इवन इफ जो जो पावर शेयरिंग जो है वो गवर्नमेंट के तीनों पिलर्स में है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में पावर शेयर है इन द मैकेनिज्म ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। बट फिर भी जुडिशरी जो है इट समटाइम्स प्लेज अ प्रोएक्टिव रोल, ताकि जो जो न्याय है, जस्टिस है, वो लोगों को मिल सके। और उसके लिए जुडिशरी को जो है आर्टिकल 142 भी दिया गया है। सो आर्टिकल 142 जो है जुडिशरी को एक्सपीडिएंट जस्टिस डिलीवरी के लिए प्रमोट करता है। तो जुडिशरी जो है वो बहुत बार इसको यूज करती है, क्योंकि जो कह सकते हैं लेजिस्लेटिव रास्ता जो है वो काफ़ी लंबा होता है, एंड समटाइम पीपल नीड इमीडिएट रिलीफ। सो उन सब के लिए जुडिशरी जो है उसको एक तरह से एक गेट कीपर का या एक इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइडर का रोल दिया गया है। और उसके अलावा जो जुडिशरी भी जो है वो पीआईएल जो है उनकी मदद से जस्टिस के जो जितने भी
अरीना है, जो उसका स्पेयर है, उसको भी बढ़ाने की कोशिश करती है। तो इनमें अभी डेप्थ में नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डेप्थ में जाएंगे तो ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। जब इनके बारे में इस टॉपिक पे आएंगे तब और डिटेल में बात करें। सो दिस राइट टू लाइफ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे डायनामिक राइट है, क्योंकि लाइफ अपने आप डायनामिक है, लाइफ चेंज होती रहती है हर पल पल। सो उसी के हिसाब से वो डायनामिज्म जो है वो आर्टिकल में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दे हैव ट्राई टू मैच अप विद दिस डायनामिज्म। जैसे राइट टू लाइवलीहुड है, फिर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्रिवेसी, और बहुत सारे जजमेंट्स हुए हैं। जैसे वो 500 मीटर दायरे के अंदर, स्कूल के दायरे के अंदर शराब सिगरेट वगैरह इन सब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। फिर फायर क्रैकर्स के लिए, उसके लिए भी स्टेट ने बहुत सारे, जुडिशरी ने बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस दिए हैं। फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए विशाखा गाइडलाइन, वो भी यही है। फिर उसके बाद टेम्पल एंट्री को लेकर उसमें भी है। रिसेंटली जो पुट्टुस्वामी जजमेंट है वो भी डिजिटल प्रिवेसी, उसके बारे में, इवन डिजिटल एंड फिजिकल दोनों प्रिवेसी के बारे में। सो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है, प्रोएक्टिवनेस, इट हैज ओनली एक्सपैंडेड द राइट्स। फिर एक केस स्टडीज की बात करते हैं, द राइट टू फूड कैंपेन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सो यहाँ पे एक चीज ये सामने आने लग गई, और इसको आप ह्यूमन राइट्स की तरह देखिए। नाउ जब शुरू से हम देखते हैं, सो ह्यूमन राइट्स आर राइट्स दोज सेट ऑफ राइट्स विच एनी ह्यूमन possess सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ए ह्यूमन। आप इंसान हैं तो आपको ये बेसिक राइट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये फंडामेंटल राइट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो उन फंडामेंटल राइट में हम भूख को भूल गए। हंगर, डिप्राइवेशन ऑफ फूड इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अगर आप उसको उस तरह से देखें कि कम से कम एक आदमी, अगर आप उसको किसी भी तरह से उसको आप मतलब उसको टॉर्चर करना चाहते हैं, बट फूड तो आपको देना ही होगा। इवन जो जेल में लेके जाते हैं, है ना, क्रिमिनल्स को, उनको भी खाना मिलता है। जो मंदिर वगैरह में जाते हैं, लंगर होता है, वहां भी खाना मिलता है। तो कम से कम यहाँ पे ये बेसिक राइट तो मिलना ही चाहिए, कोई भी आदमी भूख से ना मरे। सो फिर ये जो राइट टू फूड कैंपेन जो है ये शुरू हुआ, एक पीआईएल फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, जो केस है पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो उसमें ये डिमांड हुई कि जितना भी सरप्लस फूड स्टॉक है वो हंगर एंड स्टार्वेशन इनके लिए यूज होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो फूड स्टॉक करती है, और फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स आने लगी कि जो सरप्लस फूड स्टॉक है वो बारिश के दौरान सड़ ही रहा है ना, बाहर मैदान के अंदर पड़ा हुआ है, बारिश आ रही है और वो खराब हो रहा है। सो फिर जुडिशरी ने फिर ये नया इंटरप्रिटेशन दिया, एक इंटरिम ऑर्डर दिया, और उसी के बेसिस पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये 2013 के अंदर ये पास हुआ। और फिर जो बीपीएल जो परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको फिर 5 kg ऑफ सब्सिडाइज फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ जो है वो मिल रहा है, अराउंड 75% ऑफ पॉपुलेशन। फिर उसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी बहुत सारे स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, एसटीज, वीमेन, माइनॉरिटीज एंड चिल्ड्रन, एंड देन दे आर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड ह्यूमन राइट्स कोड। सो ये जितना भी दिस होल बुक ऑफ ह्यूमन राइट, इवन इफ दे लैक द रिक्वायर्ड टीथ, बट ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या हमारी जो लीगल डिक्शनरी है उसके अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। फिर बात करते हैं कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन इंडिया। सो फर्स्ट ये है कि ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस अभी भी हो रहे हैं। सो फर्स्ट है कस्टोडियल वायलेंस। सो कस्टोडियल वायलेंस में ये होता है कि अगर किसी अपराधी को पकड़ा गया है तो टू elicit the answer, the police, the enforcement machinery, they use a lot of tactics, sometimes torture. So even if this is not explicitly mentioned, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि torture use करना है,
सो ये कह सकते हैं कि दे आर आंसर इलिसिटिंग मैकेनिज्म्स। सो उसमें यह है कि पुलिस वाले या एनफोर्समेंट जो मशीनरी है, दे यूज टॉर्चर, अननेसेसरी टॉर्चर, और फिर उसमें कई बार डेथ भी हो जाती है। समटाइम इट इज ह्यूड विद कम्युनल कलर्स। सो उसमें फिर वो बात और बिगड़ जाती है। तो ये एक तरह से ह्यूमन राइट अब्यूज है। वैसे तो अगर ये चीज लागू की जाए, कस्टोडियल वायलेंस कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एनकाउंटर कल्चर जो है, वो भी एक आया था। सो अगर ये चीजें जो है ये रैम्पेंट तरीके से लागू की जाए, तो फिर पुलिस वाले जो है वो अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के कारण फिर वो ऐसे ही हर किसी को मारने लग जाएंगे। तो एक तरह से अधिकार दिए हैं तो फिर अधिकार उस तरह से होने भी चाहिए। फिर कम्युनल वायलेंस होता है। सो यहाँ भी जो कह सकते हैं जो लीगल वोकेबलरी है, इट इज साइलेंट हियर। क्योंकि भले ही हमारे पास एक संविधान है, वर्किंग स्टेट मशीनरी है, लेकिन फिर भी जब कम्युनल वायलेंस की चीज आ जाती है, तो यहाँ पे एक एक पॉलिटिकल साइलेंस चीज या पॉलिटिकल बायस नजर आता है कि उस कम्युनल वायलेंस के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है एट द सेंटर, एट द यूनियन लेवल, वो फिर उस वायलेंस को रोकते नहीं है। वो उसको फिर एक लॉ एंड ऑर्डर की तरह ना देख के उसको पर्सनल वेंडेटा की तरह यूज करते हैं या पर्सनल पॉलिटिकल गेन्स की तरह यूज करते हैं। सो वो भी एक ह्यूमन राइट अब्यूज है। फिर ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच रेस्ट्रिक्शन। तो ये पिछले कई सालों से देखा गया है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट हो गए या बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, या किसी भी अदर अरीना के अंदर जो जितने भी एक्टिविस्ट हैं, दे हैव बीन जेल। अर्बन नक्सल्स के नाम पे बहुत सारे लोग जो जेल में गए हैं। कई सारे स्टैंड अप कमेडियन, कार्टूनिस्ट जो है, उनको भी यहाँ पे जेल में जाना पड़ा है। तो ये एक तरह से एक चिलिंग इफेक्ट है कि अगर आप बोलने वाले को चुप करा देंगे और साथ में प्रोविजन जो है नेशनल सिक्योरिटी का डाल देंगे, तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर जो सेकंड चैलेंजेस है, डिजिटल सर्विलेंस। तो डिजिटल सर्विलेंस के अंदर ये है कि गवर्नमेंट के पास अधिकार है, स्टेट के पास अधिकार है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो आपकी जो एक्टिविटीज है उनको मॉनिटर कर सकती है। सो उसमें फिर जो डिजिटल सर्विलेंस है, डिजिटल मॉनिटरिंग है, कि फिर आपके फोन कॉल्स पे, मैसेजेस पे, आपके पर्सनल जो भी डिजिटल चीजें हैं, या कह सकते हैं पर्सनल डिजिटल टूल्स हैं, उन सब के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। पीछे वजह वही नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी। सो यहाँ पे दोनों जो है, प्रिवेसी एंड सर्विलेंस, दोनों फिर मैच नहीं कर रहे। अगर आपको प्रिवेसी मिली है, आपको प्रिवेसी का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट, लेकिन साथ में फिर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है। तो और फिर उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज भी किए, जिसमें एक यूएपीए भी है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। सो यहाँ पे यूएपीए के नाम पे लोगों को तो कह सकता है कि हाँ हम टेररिस्ट को पकड़ रहे हैं, लेकिन किसको पता है कि वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हो गए, इंटेलेक्चुअल्स हो गए, या जो भी थिंकिंग ब्रेन्स हैं, ठीक है, अपोजिशंस हैं, उन सबको अगर करते हैं तो फिर वो उस चीज का मिसयूज है। फिर जो नेक्स्ट है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है डेवलपमेंट के नाम पे। फिर वही डेवलपमेंट के नाम पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, फिर इंटरफेथ वायलेंस है। सो ये जिस भी तरह की वायलेंस है जिसमें आपके एक इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते, बट दे आर लेबल टू द कैटेगरी दे बिलोंग टू, और उसके हिसाब से ही उनका इलाज होता है। सो वो फिर एक तरह से टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन है कि आज अगर हिंदू मुसलमान को मारेगा तो फिर कल मुसलमान हिंदू को मारेगा। एन आई फॉर एन आई वाली चीज है। तो वो जो जो चीज है ना, जो पर्सनल वेंडेटा है, वो यहाँ पे खत्म होना चाहिए। कि यहाँ पे जो हिंदू मुसलमान को जो जो मैंने अभी बात कही है, सो ये एक एग्जाम्पल है। यही अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में हो सकता है, ये मैन एंड विमेन के बीच में हो सकता है, ये हिंदू एंड क्रिश्चियन के बीच में हो सकता है। सो ये जो हायरार्की है और उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये खत्म होना चाहिए। यानी अगर इवन इफ देयर इज एन एनमाइटी बिटवीन, ये कह सकते हैं एक पारसी के बीच में
और एक पंजाबी के बीच में एक उनके बीच में मन मुटाव है। सो वो मन मुटाव फिर भी एक है ना, एक लीगल रास्ता, एक लिमिट है, वहां तक रुक जाना चाहिए। फिर वहां तक नहीं रुकता तो फिर वो चीज जो है एक वाइल्ड फायर का रूप ले लेती है, वो आगे भी चलती रहती है। नाउ द ओवरऑल challenges and criticisms of human right. First, cultural relativism versus universalism. तो ये हमने शुरू किया था कि जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसी के साथ जो ह्यूमन राइट्स दे हैव बीन अप्लाइड यूनिवर्सली। अब ये है कि जो कल्चरल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट जो है उस वो इसमें एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। सो कल्चरल रिलेटिविज्म ये है कि हर एक कल्चर जो है उसको यूनिवर्सल स्टैंडर्ड से नहीं देखा जाए, उस कल्चर को उसके हिसाब से देखा जाए। यानी उस कल्चर की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, सो आउटसाइडर के लिए वो भले ही बोगस लगे, आउटसाइडर के लिए भले ही स्ट्रेंज लगे, ठीक है, लेकिन उस कल्चर के लिए वो जरूरी है। सो यहाँ पे ये आइडिया ठीक है, हर कल्चर जो है वो वेस्टर्न ओरिएंटेड नहीं है। हर कल्चर जो है इट नीड नॉट हैव टू टो द वेस्टर्न लाइंस, ये चीज समझ में आती है। और हर एक कल्चरल प्रैक्टिस जो है उसको वेस्टर्न पैरामीटर्स पे उसको जज ना किया जाए। ऑल राइट, बट हर एक कल्चर के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस है ना, जो सच में बहुत बुरी हो चुकी, मीन्स जिनको हम सोशल इल कह सकते हैं। अब ये जो चीज, जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे यही है कि हर एक कल्चर को जो भी उसका पहनावा है, खाना पीना, उसके फोक सॉन्ग्स, उसका वर्ल्ड व्यू, ओपिनियन, एट्रीब्यूट, सुपरस्टिशन, ठीक है, वो जितने भी जो कल्चरल फीचर्स हैं उन सबको छोड़ दिया जाए, उनको यहाँ पे वेस्टर्न तरीके से ना देखें। लेकिन कम से कम सोशल इल्स जो है हर एक में, जिस भी कल्चर में है, उनको है ना यूनिवर्सल पैरामीटर्स पे जज करना चाहिए। तो जैसे डावरी है, अब डावरी एक एक तरह से एक सोशल इल हो गया, या फीमेल फिटिसाइड है। अब यहाँ पे इनको कल्चरल रिलेटिविज्म के नाम पे इनको अलाउ नहीं कर सकते। फिर जैसे टेम्पल एंट्री हो गया, तो बहुत सारी जगह पे वीमेन को, जो लोगो कास्ट है, जो ट्राइब है, या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को उन टेम्पल्स में या जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, रिलीजियस श्राइन्स हैं, वहाँ पे अलाउ नहीं करते। सो वो भी एक चीज़ है जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। फिर ये कल्चरल रिलेटिविज्म का एग्जाम्पल है कि जो एशियन सोसाइटीज हैं, पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, यहाँ पे दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कन्फ्यूशनिज्म। सो कन्फ्यूशनिज्म जो है इट इज अबाउट कम्युनिटी, अबाउट अ सोशल एग्जिस्टेंस, कि किस तरह से सोसाइटी जो है वो है ना वैल्यूज, एथिक्स, इनको फॉलो करके वो आगे जा सकती है। और जो इवन हमारे इंडिया में भी है, वे अभी भी गांव के अंदर जो टीयर सेकंड या टीयर थर्ड टाउन्स हैं, वहां पे भी अभी सोशल एग्जिस्टेंस है, कम्युनल एग्जिस्टेंस। सो ये जो ये कह सकते हैं, ये फीचर्स, सोशल हार्मनी, फैमिली ऑब्लिगेशन, रेस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, समाज में अंदर जाना, जो फेस्टिवल्स हैं उन सबको अटेंड करना, तो यहाँ पे ये जो है ह्यूमन राइट्स और उनके बीच में ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग है। फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन व्हिच वाज साइंड, सो इसमें several Asian states they affirm कि human rights important है, but then this cultural relativism या cultural background वो भी important है। यानी उनकी जो भी cultural practices हैं उनको universal standard पे ना देखा जाए। Similarly, Islamic society के अंदर भी the Cairo Declaration on Human Rights in Islam, so यहाँ भी it it provided an alternative view of human rights in Islam। तो जिस तरह से बैंकॉक डिक्लेरेशन वो एशियन के लिए ह्यूमन राइट्स का एक अलग बुके था, वैसे ही इस्लामिक सोसाइटीज के लिए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए, उनके लिए एक शरिया बेस्ड ह्यूमन राइट्स फीचर था। तो ये जान सकता है कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वहां पे अभी भी बुरका वगैरह चलता है, फुली कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो, उनके भी फीचर्स हैं। सो ये सब जो एग्जांपल देख के लगता है कि क्या ह्यूमन राइट्स के भी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, या फिर इट इज लिमिटेड बाय द कल्चरल बैकग्राउंड। फिर जो सेकंड आता है स्टेट सोवरेनिटी वर्सेस ह्यूमन राइट्स एनफोर्समेंट। सो यहाँ पे जो अभी जो चीज देखी इंडिया में भी, द नेशनल सिक्योरिटी थिंग,
सो शुरू से ही फ्रॉम द जेनेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड नेचुरल राइट्स थियरी टू its progress after the Second World War, after the Cold War, and in the 21st century, तो हम देख रहे हैं कि जो इंडिविजुअल का जो स्पेयर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सो अब यह है कि जो प्रीवेसी जो है, जो लाइफ जो है इंडिविजुअल की, वो मैटर करती है, प्रीवेसी, लाइफ। अब जो अभी डिजिटल सर्विलेंस का देखा, डिजिटल सर्विलेंस का कहें, फिजिकल सर्विलेंस का कहें, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहें, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें जो है वो फिर है ना, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है कि स्टेट को अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर उसको अनलिमिटेड पावर दे, तो फिर जो इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो खतरे में आ जाते हैं। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन है। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है कि सरकार किसी आदमी को शक की बिना पे गिरफ्तार कर सकती है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये उस क्राइम को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट अ क्राइम फ्रॉम हैपनिंग। अब ठीक है, ये आइडिया ठीक है, इट्स लाइक अ प्री एमिनेंट स्ट्राइक, लेकिन कि ये किसको पता है कि द स्टेट इज टारगेटिंग यू नो अ कल्प्रिट, टारगेटिंग अ क्रिमिनल एंड नॉट एन इनोसेंट। तो अगर इसके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है इनोसेंट लोगों को, ऑपोजिशन को, जर्नलिस्ट को, जो भी है ना, दोज पीपल हु एक्सरसाइज देयर राइट टू स्पीक, अगर उन सबको अगर जेल में डाल देती है तो फिर ये मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर उसके अलावा सेडिशन लॉ के अलावा जो यूएपी है, ये है एंटी टेररिस्ट लॉ। सो यहाँ सब में ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ये सब यूज करके, या फिर सेडिशन लॉ, ये सब जो है ये एक तरह से जो इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स और स्टेट सोवरेनिटी, इन दोनों को है ना क्रॉस में ले आता है। जैसे इंस्टेंस दे सकते हैं कि म्यांमार जो है ना, म्यांमार ने रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है उनके ऊपर टॉर्चर किया, फिर उनको वो वहां से निकाल दिया, बहुत सारे लोग जो है वो वहां से भाग गए, और जो म्यांमार जो है इट डिनाइड यूनाइटेड नेशन एक्सेस साइटिंग इंटरनल सिक्योरिटी। सो वही जो चीज हम बार बार बात कर रहे हैं कि स्टेट सोवरेनिटी और इंडिविजुअल राइट्स दोनों जो है एक दूसरे के क्रॉस में आ रहे हैं। सिमिलरली चाइना जो है वो भी, जो वहाँ के वीगर मुस्लिम्स हैं सिंजियान प्रोविंस के अंदर, उन पे भी जो है स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखती है, और ह्यूमन राइट वायलेशन के बहुत सारे इंस्टेंस, बहुत सारी खबर आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चाइना जो है इसको इंटरनल मैटर बोल के इसको एक्सपोज नहीं होने देती। फिर जो नेक्स्ट सेट ऑफ थ्रेट्स जो कॉर्पोरेट और टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स हैं, तो फर्स्ट इज सर्विलेंस कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे इट्स नॉट द स्टेट सर्विलेंस, इट इज द सर्विलेंस फ्रॉम द कॉर्पोरेट साइड, कि जो भी टेक कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज, गूगल हो गई, जो बिग डेटा कंपनी, बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, यूट्यूब वगैरह। सो ये कंपनी जो है वो जो यूजर डेटा जो है वो, और या जो भी यूजर इंफॉर्मेशन जो है, अब वो उनसे लेती है। अब वही यूजर इंफॉर्मेशन, उस यूजर इंफॉर्मेशन को वो फिर अपने फायदे के लिए यूज करती है। सो इसमें यह है कि फर्स्ट इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि इंडिविजुअल ने आपको अपनी इंफॉर्मेशन का कंसेंट दिया, और वो कोई इन्फॉर्म कंसेंट नहीं है। आपकी कोई भी वेबसाइट है या आपके आपकी फैसिलिटी यूज करनी है, आपका फीचर यूज करना है, तो आप उसमें बहुत सारे जो उसमें बीच में जो पॉपअप्स डाल देते हैं, उन पॉपअप में आप अगर यस ना करें तो वो कंसेंट नहीं मिल पाता। अगर कंसेंट नहीं देते तो बहुत सारे फीचर्स यूज नहीं करते। तो अगर फीचर्स यूज कर रहे हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो है उसका एक डेटाबेस उनके पास है, और वही डेटाबेस जो है वो फिर वो कहाँ यूज करते हैं इसका कोई आइडिया नहीं है। फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस है, तो एआई जो है, ये यहाँ पे फेशियल रिकग्निशन, प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग एंड रिक्रूटमेंट एल्गोरिथम, कुल मिला के एआई जो है इट इज अ पैटर्न बेस्ड इंफॉर्मेशन एनालिसिस। एल्गोरिथम जो है उसका मैं सिंपल बता रहा हूँ
पैटर्न बेस्ड इंफॉर्मेशन एनालिसिस। जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सबको एक जगह पे लाया गया, देन उनके अंदर जितने भी पैटर्न्स हैं वो पैटर्न्स वहाँ पे दे वर फाउंड आउट। फिर उन्हीं पैटर्न के बेस पे एक सिनेरियो, एक या मल्टीपल सिनेरियोज जो है वो प्रिपेयर किए गए, और उन्हीं सिनेरियो के बेसिस पे मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल राउट्स, मल्टीपल आउटकम्स दिए गए। और ये जो वहाँ पे फाइनल जो जो यूजर एंड जो एनालिसिस है, जो एआई कंपनीज के द्वारा दिया गया है, कॉर्पोरेट के द्वारा दिया गया है, ये उनके प्रॉफिट के हिसाब से। सो यहाँ पे अल्टीमेट मोटिव जो है उनका, इट्स नॉट अबाउट providing the right information or right collection or well analyzed information. It is about providing the information that has the most profit. So यहाँ पे यूजुअली जितनी भी अदर इंफॉर्मेशन है ना, ये कह सकते हैं नॉन बायस या नॉन चार्ज्ड इंफॉर्मेशन है। नॉन चार्ज, यहाँ पे मैं चार्ज का जो यूज है वो मैं दे रहा हूँ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेंस में। यानी अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर वायलेंस हो सकता है या सोशल ट्रिगर्स हो सकता है, सो आप उस इंफॉर्मेशन में उस आइडिया को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं जिसकी वजह से ये दिस थिंग कैन फ्लेयर अप। क्योंकि ये आप समझ सकते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, तो ये पढ़ाता हूँ तो उस कंटेंट के व्यूअर्स नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर किसी कम्युनल वायलेंस को लेकर आ जाए या किसी सोशल इल को लेकर कोई चीज़ आ जाए, किसी डावरी को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, जैसे अभी जो डिफरेंट जो मर्डर्स हुए थे, जो वाइफ किलिंग हस्बैंड वाले, सो उनमें आप देख सकते हैं कि वो चीज़ वायरल हो जाती है, दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, फेमिनिज्म की, है ना, लो कास्ट अपर कास्ट, उन सब के बीच में कोई इश्यू है, सो ये सब सोशली चार्ज चीज़ें जो है ये यहाँ पे प्लेयर अप हो जाती है। वैसे ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यही सिमिलर यही है। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट जो एनालिसिस है उस इंफॉर्मेशन का, वो एक इको चैम्बर है जो उस उन एआई कंपनीज के द्वारा दिया गया है। तो ये एक तरह से मिसयूज है कि सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ राइट्स, इनइक्वालिटी ऑफ एक्सेस टू राइट्स। कि तो इवन दो ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, और शुरू से अभी तक देख रहे हैं कि दे हैव बीन एक्सपैंडेड, जो इंडिविजुअल स्पेयर है, यू नो, वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जितने भी पेरिफेरीज पे लोग हैं उन सबको राइट्स दिए जा रहे हैं। बट अभी भी जो पेरिफेरीज पे हैं, जो मार्जिन्स पे हैं, मार्जिनलाइज पीपल, उनको वो पूरी तरह से राइट्स नहीं मिले हैं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस आर देयर। जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, लाइक रोहिंग्या इन म्यांमार, वीगर्स इन चाइना, सो दे आर फेसिंग स्टेटलेसनेस। फिर जो माइग्रेंट्स जो हैं, जिस भी कारण से उनको जाना पड़ रहा है, तो वो भी एक तरह से क्राइसिस है। तो यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं। द फर्स्ट दोज हु आर प्रोसिक्यूटेड, जो जैसे रोहिंग्या है, जो म्यांमार से दूसरी जगह पे बांग्लादेश में या कहीं भी जा रहे हैं, सो वो वहाँ पे रह नहीं सकते क्योंकि दे फी द एनाहिलेशन द थ्रेट। और दूसरी जगह पे जाते हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर सेकंड होते हैं द क्लाइमेट रेफ्यूजीज। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको मूव करना पड़ता है। सो अब इन सब के अधिकारों को लेकर, बेसिक ह्यूमैनिटीज को लेकर, उनको लेकर सवाल उठते हैं। फिर एक जैसे कफाला सिस्टम है। सो कफाला सिस्टम जो इंडिया से जो गल्फ कंट्रीज के अंदर, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए काम पे जाते हैं, सो वहाँ पे क्या करते हैं, इस कफाला सिस्टम में उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लेते हैं उनसे, पासपोर्ट, वीजा वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है, एंड देन दे आर सीवियरली एक्सप्लॉइटेड। जो भी वर्किंग कंडीशन है उनमें काम करना पड़ता है, और राइट्स जो है वो बहुत ही कम होते हैं इस तरह से। फिर जो मॉडर्न राइट्स जो हैं, क्लाइमेट राइट्स, सो वो भी अभी है कि धीरे धीरे अभी जो क्लाइमेट सीन है, इरेटिक रेनफॉल हो गया, फिर फ्लैश फ्लड्स है, फिर
नेक्स्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है। फिर अभी इंडिया में हम लोग बारिश की बात कर रहे हैं, तो उसी के साथ वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर वहाँ पे ड्रॉट एंड हीट वेव्स हैं। फिर टोरेंशियल डाउनपोर के बारे में है। टोरेंशियल डाउनपोर, 6 अर्बन हीट आइलैंड, और अर्बन हीट आइलैंड के बाद अर्बन फ्लडिंग, क्लाउड बर्स्ट। सो ये जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, और ये सब यहीं तक लिमिटेड नहीं है। क्लाइमेट चेंज के बहुत सारी चीज़ें हैं। थर्मल एक्सपेंशन हो गया, कोस्टल सबमर्जेंस हो गया। सो ये है कि आज के टाइम में और आने वाले टाइम में हमें बहुत सारे इस तरह के खतरे देखने पड़ेंगे, और उन्हीं के साथ जो ह्यूमंस जो है उनमें नई तरह के इश्यूज आएंगे। लाइक जो जो कोस्टल सबमर्जेंस होगा, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है डिस्प्लेस होंगे। उनका काम धंधा उनसे चला जाएगा। बेसिक राइट्स जो है उनको नहीं मिल पाएंगे। फिर जो जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जितने भी हैं, जो इस चीज़ के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो ज़्यादातर या तो दे आर हैरेस्ड और किल्ड। सो ये भी एक इशू है। सो खैर, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग लेक्चर। और कुछ चीज़ जो है समझ में नहीं आए, यू कैन ड्रॉप द कमेंट्स। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है धीरे धीरे एंगेज होना शुरू करें। कम्युनिटी सेक्शन जो है वो एक्सेसिबल है, तो हर तरह के क्वेश्चन, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फेलोज हैं, उन सब के साथ आप इंटरेक्ट कीजिए। अपने अपनी जर्नी के बारे में, अपने जो पर्सनल डाउट्स हैं एग्ज़ाम को लेकर, और जो पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं कि इफ़ यू आर डूइंग द राइट वे, क्या चीज़ें होनी चाहिए, और जो भी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, साइकोलॉजिकल जितनी भी चीज़ें हैं, और साथ में एकेडमिक तो ही है, उन सब के लिए प्लेटफॉर्म है कम्युनिटी सेक्शन। और मैं चाहता हूँ कि आप इंगेज करें, ताकि एक से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज इट। थैंक यू वेरी मच।